हिमालय की गंगा में आपका स्वागत है। इस अंक में हम आपको धौलीगंगा नदी के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। धौलीगंगा अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी है और भारत चीन सीमा के नीति दर्रे की हिमालयी क्षेत्रों से निकलती है। भारतीय चीन सीमा का पहला गांव नीति से होकर ये आगे बढ़ती है और फिर बड़े ही कठिन दुर्गम रास्तों से इसका सामना होता है। कई स्थानों पर बड़े बड़े पत्थर चट्टानें गिरती हैं और इसके प्रवाह को रोक देती हैं। हमारी यात्रा के दौरान ये नज़ारा हमने नीति और गमशाली के बीच में देखा था, जहाँ पर नेशनल हाईवे के बनने के कारण से उसके जो मख के गिरने के फलस्वरूप और बड़ी बड़ी पहाड़ियों के गिरने के कारण से इसका रास्ता रुक गया था और एक झील सी बन गई थी, बिल्कुल नीले पानी वाली। ऐसी स्थितियों में अक्सर पहाड़ों में घनघोर और भयंकर दुर्घटनाओं की संभावना होती है। धौलीगंगा की जो पूरी घाटी है वो हमारे जनजाति या पशुपालकों के क्षेत्र की घाटी है और पूरा नंदा देवी श्रृंखला से जुड़ी हुई घाटी है। यहाँ के जो निवासी हैं वो मूल निवासी हैं। भूटिया और मारछा दो जनजाति के सबसे बड़े समूह यहाँ पर रहते हैं और ये शिफ्टिंग माइग्रेशन पे आधारित है। सर्दियों में धौलीगंगा नदी का पानी जम जाता है। जिस समय हम लोगों ने इस क्षेत्र की यात्रा की थी उस समय भी पूरे स्थानों पर बर्फ़ जमी दिखाई दी थी। बर्फ़ जो है वो रास्ते में भी पारे का पानी पूरा फिसलन वाला होता है, इसलिए मल्लारी के बाद अधिकांश समय जो वहाँ पर चेक पोस्ट होती हैं वो आपको इस क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं देते, क्योंकि गाड़ी ड्राइव करते समय पाले पे फिसलती है और उससे दुर्घटनाओं का अंदेशा बना रहता है। जिस स्थान पे ये झील बनी थी उस स्थान तक आते आते भी हम लोग काफ़ी परेशान हुए थे और रास्ते में हर जगह पर काफ़ी तोड़ फोड़ और मलबा दिखाई दिया था और ये मलबा और पत्थरों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी रहता है और नदियों का रास्ता रोक लेता है। यहाँ से आगे जब हम जाते हैं तो इस क्षेत्र का एक प्रमुख गांव है गमशाली और पंपा। वो दोनों गांव आसपास हैं नीति के बाद, और दिसंबर, जैसे मैंने कहा, नवंबर के बाद से वहाँ पर लोग दूसरी जगह पर चले जाते हैं, क्योंकि शीतकाल में यहाँ पर रहना संभव नहीं है। हर तरफ बर्फ़ होती है, पानी जम जाता है और परिस्थितियाँ बहुत कठिन होती हैं। इस समय हम गमशाली में गए तो ऐसे ही हमें पूरा का पूरा गांव खाली दिखाई दिया था। अब तीन सबसे बड़े गांव, 3 या 4 गांव हम कह सकते हैं, बिल्कुल आसपास के हैं। बंपा, मल्लारी, बंपा, गमशाली और नीति। और ये सभी गांवों के लोग अक्टूबर के बाद दूसरे स्थानों पे शिफ्ट कर जाते हैं और जैसे आप देख रहे हैं
गमशाली में हम चारों तरफ जा रहे हैं और एक भी घर में कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी लोग यहाँ से आगे जा चुके हैं। बड़े सुंदर गढ़वाल की परंपराओं पर आधारित इनके घर, कुछ न कुछ तिब्बत का असर यहाँ पर साफ दिखाई देता है। बिल्कुल पहाड़ों के नीचे घर बसे हुए हैं और नाग देवता की पूजा होती है। हमने यहाँ पर देखा था जय फैला नाग। तो ये तिब्बत उत्तराखंड के प्राचीन जो परंपराएं हैं उनमें नाग देवता का बहुत बड़ा महत्व है। और जो जनजाति के लोग हैं यहाँ के, एक बहुत व्यक्ति RS फोनिया साहब का बड़ा नाम रहा है और वो मंत्री भी रहे हैं। उनका घर तो इस प्रकार से देखें तो पत्थर के बने हुए घर हैं और बहुत मजबूत दिखाई देते हैं। लकड़ी की काश्तकारी या नक्काशी उन पर बड़ी पारंपरिक तरीके से की गई है, लेकिन हर सुंदर दिखने वाली जगहें भयानक स्थानों पर बसी हुई हैं, जहाँ पर प्राकृतिक विपदाओं के समय बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और शीतकाल में जैसे हम सब जानते हैं कि लोग यहाँ से दूसरे स्थानों पर चले जाते हैं, और इस कारण से आज जब हम यहाँ पर आए हैं तो एक भी घर में कोई व्यक्ति हमको नहीं मिला। धौली गंगा बिल्कुल धवल सी नदी है और जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं इनके पूरे स्वरूप को। तो किसी भी पहाड़ी में कुछ भी जो पेड़ है वो नहीं दिखाई देते, बिल्कुल सूखी पहाड़ियाँ हैं। इसका मतलब है कि ये अक्टूबर के बाद से ही बर्फ़ाच्छादित हो जाती हैं और ये सिलसिला पूरे अप्रैल तक लगभग चलता है। अप्रैल में जब बाकी क्षेत्रों में चार धाम यात्रा शुरू होती है तो इधर भी लोग आना शुरू करते हैं। हालांकि नीति घाटी या धौली घाटी में लोग अभी भी कम आते हैं और शायद इसका कारण यह है कि धार्मिक क्षेत्रों से ये दूर है और लोगों की अपनी परंपराएं हैं, लोगों के अपने रीति रिवाज हैं। और जैसे हमने कहा नंदा देवी यहाँ की प्रमुख देवी है, वे उत्तराखंड की भी हैं। तो धौली गंगा के प्रवाह को देखते हुए बहुत से स्थानों पर बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से जब नदी गुजरती है तो ऐसा लगता है कि नदी गायब हो चुकी है। और धौली की घाटी एक उत्तराखंड के इतिहास में क्रांति की घाटी भी है। यहाँ बदलाव के लिए संघर्ष हुआ और इसकी कहानी आगे आपको सुनाई देगी, क्योंकि रेणी जो मल्लारी के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो लाटा और रेणी दो गांव आते हैं। इस क्षेत्र के बड़े प्रमुख गांव हैं और लाटा और रेणी गांव चिपको आंदोलन के आधार स्तंभ रहे हैं। इसलिए पूरी रेणी की घाटी और चिपको आंदोलन एक बहुत ही नज़दीकी से जुड़े हुए तत्व हैं और उसको समझना आवश्यक है। नंदा देवी जो बायोस्फीयर है वो यहाँ पर उसका एक अंग है और बड़ी विविध बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर है। और जंगलों पे अपने अधिकार के लिए पशुपालकों ने संघर्ष किया और उसके लिए स्वयं को इकट्ठा किया। पेड़ काटने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ में मुहिम चलाई और गौरा देवी के नेतृत्व में बहुत समय तक ये आंदोलन चला। इसके एक प्रमुख व्यक्ति धन सिंह राणा जी से भी हमने बात की
और किस प्रकार से उनका जो बिल्कुल जो उनका ज्ञान है, जो समझ है, वो आज के दौर में भी हमको बहुत कुछ सिखा सकती है। और ऋणी गांव के पास में नंदा देवी की श्रृंखलाओं से ऋषिगंगा नदी निकलती है और लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद ऋणी के पास इसका संगम होता है धौलीगंगा से। लेकिन छोटी दिखने वाली ये गाढ़ गधेरे बरसात के समय बड़े भयानक रूप ले लेते हैं, जैसा 7 फरवरी 2021 को हुआ था, जब इस ऋषिगंगा नदी में भयानक तबाही आई थी। नंदा देवी की चोटी से कुछ ही दूर के बाद एक ग्लेशियल लेक के बनने के कारण और फिर उसके फटने के कारण ऋषिगंगा में भयानक तबाही आई थी, जिसने न केवल ऋषिगंगा को प्रभावित किया बल्कि धौलीगंगा को भी प्रभावित किया और पूरे क्षेत्र में भयानक तबाही लाई थी। उस दौर को याद करते हुए यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता अतुल सती, जो हमारे साथ इस यात्रा में थे, हमको बताते हैं। तो हाँ जी, पानी वहाँ से डाइवर्ट हुआ और ये पावर हाउस में यहाँ बिजली बनती थी। तो 7 फरवरी के दिन यहाँ भी लोग काम कर रहे थे इस पावर हाउस में, और वहाँ जो बैराज साइट है वहाँ भी लोग थे। तो दोनों जगह मिला करके कम से कम 50 से 70 लोगों के होने की संभावना है। अच्छा। इन्होंने माना है अभी तक 55 लोग, तो वहाँ मिला करके यहाँ मिला करके लगभग 207 लोगों के मृत्यु की बात हुई। अच्छा। तो ये ऊपर ऋणी गांव जो है, ऊपर जहाँ गौरा देवी जी का गांव चिपकू वाला, वो ये हिस्सा है। एक हिस्सा वो है, एक हिस्सा इधर है ऋणी का। तो वो भी पूरा देखिए इसी के कटाव से, इसी के विस्फोटों से, परियोजना के पूरा गांव धसाव का शिकार हो गया। तो मतलब उस गांव को भी नोटिस मिल गया है? नोटिस मतलब गांव वाले चाहते हैं कि हमारा विस्थापन कर दिया जाए। अच्छा। हमारा क्योंकि गांव पूरा धस रहा है। वो जो लास्ट मकान है हरा वाला, हाँ जी, बिल्कुल जो है वो रात को सोते नहीं है वहाँ। हाँ, शिफ्ट कर गए हैं बगल वाले घर में, तो उनका पूरा घर नीचे धसक रहा है और बहुत सारे मकानों पे वहाँ दरारें आ गई हैं। तो ये जो परियोजना थी ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, ये 11 से मेगावाट की परियोजना। तो अभी इसने काम करना शुरू किया था जिस दिन 7 फरवरी को एक घटना हुई, उससे साल भर पहले से वहाँ बिजली बनने लगी थी। उससे पहले वो 6-7 साल बंद रहा। उससे पहले भी वहाँ दुर्घटना हुई। उससे पहले जो है यहाँ पत्थर आया इसी से, और उसके नीचे उसका मालिक दब के मर गया। 7 साल तक वो परियोजना बंद रही। और दोबारा फिर शुरू हुई 18 में, और 20 में कंप्लीट हुई। 21 में बिजली बनना शुरू ही हुआ था कि तब तक वो फिर दुर्घटना हो गई और वो ख़त्म हो गया। तो बड़ी बात ये है कि ये जो ऋषिगंगा है जी, तो पूरा वो जो है नंदा देवी के बिल्कुल नीचे से। अच्छा, वो नंदा देवी का, हाँ। और इस पूरा ऐसा जैसे बंदूक का बैरल होता है, हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल उस बैरल की तरह है ये पूरी घाटी। और उसमें जो है जैसे बैरल में मलबा वो गोली जाती है तेजी से, अच्छा, वैसे मलबा आया है बिल्कुल उतनी ही तेजी से, उसी गति से। क्योंकि तो उसका साइज छोटा है, पूरा गॉर्ज जो है, और उसका ढाल जो है बहुत ही तीव्र है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस ढाल पर जो है इतनी तेजी से आया और वहाँ ऊपर तक लगाइए आप, उस नदी के तल से लगभग जो है 70-80 फीट ऊपर तक मलबा गया। और इसीलिए उस पुल को लेकर के वो चला गया। सामने यहाँ सारा पुल बह गया था, हाँ बह गया, और उतना उसका फोर्स। और वो सामने दिखाई दे रहा है पहाड़ पर, हाँ जी, वो मिट्टी पूरा मिट्टी वहाँ तक गया है वो जो, और पूरा वहाँ उसके बगल में एक पुल और था, वो पुल टूटा। मंदिर था वो टूटा। हाँ जी, हाँ जी। और जहाँ लाता से हम आ रहे हैं, हाँ, लाता के थोड़ा इधर तक पानी गया है यहाँ का। अच्छा, मतलब इधर बैक मारा है? हाँ, पानी आगे तो गया बाद में, लेकिन पीछे पहले गया। पहले उसने बैक मारा, फिर आगे गया। और उसके बावजूद आप देखिए कि विष्णुप्रयाग में उसने पुल तोड़ दिया। हाँ, इतना बड़ा पुल टूटा है, जब बैक गया। ऋणी गांव की सोना देवी ने भी उस तबाही को अपने आंखों से देखा था। उनका घर उसमें पूरी तरह से बर्बाद हो गया।
अपनी परेशानियों को उन्होंने हमारे साथ साझा किया। ये 1,00,000 रुपये दिए नहीं। हाँ हाँ बुएली जो यो गैस लिया ये खोटबरा लिया हुआ हाँ बुएल तो ना बुएल हाँ अब उतर तीरा लिया यो गैस ली दिने अब ये 3 छ लड़का छ न ये 3 छोरा छ माचेर छ दवाई इस खान प्रकार रहे की था यो आपदाओं में बुजुर्ग महिलाओं पर किस प्रकार की आफत आन पड़ती है वो यहाँ दिखाई देता है। सोना देवी के कोई बेटा नहीं है, इस कारण से वो और अधिक परेशान रहती हैं और जो भी उनको जो सरकारी मदद मिली वो इतनी बड़ी नहीं थी कि वो अपना घर बना सकें। और हालांकि ये घटना के 1 साल बाद का वीडियो है, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि अभी तक कुछ हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ऐसा अमूमन होता है कि अगर सरकारी मदद मिलती भी है तो वो बहुत समय बाद मिलती है और तब तक लोग हालातों के साथ परेशान होकर के या तो नहीं रहते हैं या समझौता कर लेते हैं। ऋषिगंगा नंदा देवी ग्लेशियर से उतरने के बाद 40 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी कर धौलीगंगा में समा जाती है और फिर यहाँ से धौलीगंगा अब आगे विष्णुप्रयाग की ओर प्रस्थान करती है। ऋषिगंगा धौलीगंगा पर आई आपदा, उससे पहले 2013 में केदारनाथ की आपदा और उसके बाद से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हो रही लगातार भूस्खलन, बादल फटने और फ्लैश फ्लड की घटनाओं ने अब लोगों के मन में ये बात डाल दी है कि विकास का जो मॉडल इन राज्यों में थोपा जा रहा है उस पर दोबारा से विचार किया जाना चाहिए। रेणी ने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी थी। गौरा देवी इस गांव की महिला थी जिन्होंने जंगल बचाने के लिए संघर्ष किया। उनके साथ में चिपको आंदोलन की एक बड़ा संघर्ष रहा है और ये आवश्यक है कि आज के दौर में भी उस चिपको का क्या महत्व है। सरकार ने लोगों को पेड़ काटने से रोका, लेकिन स्वयं जंगल को खोदने, नदियों को रोकने और सारे क्षेत्र के ठेकेदार बन गई। आज इस आपदा ने उत्तराखंड में तपोवन के पास में जो विद्युत परियोजना थी उसको भी पूरी तरह से तबाह कर दिया। क्या ऐसे स्थानों पर हमें अब क्लाइमेट स्मारक नहीं बनाने चाहिए जिसमें उस घटनाक्रम की जानकारी हो ताकि लोग आगे सीख सकें, समझ सकें कि पहाड़ों के साथ एक हारमोनियस रिलेशनशिप बना के रहने की आवश्यकता है। आज लोग सरकार से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये कौन सा विकास है जिसके चलते उनकी संस्कृति और अस्मिता ही खतरे में पड़ जाए। ऐसा विकास होने के क्या मतलब यदि हम हर वर्ष आपदाओं का शिकार हों। और इसलिए आवश्यक है कि सरकार उत्तराखंड के मूल निवासियों के साथ बात शुरू करे। सरकार की किसी भी योजनाओं में, उनके किसी भी प्रकार के निर्णय में जब तक स्थानीय लोगों, यहाँ के मूल निवासियों की बात नहीं सुनी जाएगी, कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता। हम ऊनी कारोबार वाले, हम भेड़ पालक, पशुपालक जी, अरे इस पर प्रोत्साहन देना चाहिए था। बिल्कुल। कि ये कैसे बन पाएंगे अगर तिब्बत बंद हो चुका है, जिनका जीने का आधार क्या होगा। यार मेरे चूल्हे जलाने से तो हिमालय पिघलेगा नहीं।
एक वैज्ञानिक वो कहता है कि 50 वर्षों के भीतर हिमालय रहेगा ही नहीं, ग्लेशियर रहेंगे नहीं। 2050 के बाद। दूसरी तरफ मानो वही वैज्ञानिक कहता है कि प्रोजेक्ट चलेगा, और जब हिमालय रहेगा ग्लेशियर नहीं रहेंगे तो ये प्रोजेक्ट चलेंगे कैसे? ये सारा खेल है। चिपको आंदोलन के एक महान साथी धन सिंह राणा जी का ये वक्तव्य कि ये खेल है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करता है कि दिल्ली और देहरादून में बनी योजनाएं स्थानीय लोगों के साथ चर्चा करके नहीं होती हैं। धौलीगंगा यहाँ पर अब विष्णुप्रयाग में पहुँच चुकी है और यहाँ उसका संगम अलकनंदा से हो रहा है। 2021 की आपदा में ये पुल इसके ऊपर जो बना हुआ था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। आज भी उसकी यादें यहाँ पर दिखाई देती हैं कि पानी कितना ऊंचा यहाँ बहा होगा। हमारी गंगा यात्रा में, हिमालय की गंगा में आज बस इतना ही। धौलीगंगा विष्णुप्रयाग में, अलकनंदा में अपने को समाहित करती है। हालांकि धौलीगंगा का जलस्तर अलकनंदा से अधिक है, लेकिन नदियों के नाम पौराणिक स्तर पे होते हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ने वाली जो सामूहिक नदी है वो अलकनंदा होती है और आगे फिर अपनी यात्रा शुरू करती है। हिमालय की गंगा में आज बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिमालय की गंगा।